सातवें चरण का मतदान थमने के बाद हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर 10 मार्च के बाद एक नई सरकार बैठेगी और विधानसभा के बाहर से हम हाजिर हैं ये बताने के लिए कि 10 मार्च को किसकी सरकार बन सकती है। तो 7 चरणों में किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ा और सातों चरणों को अगर हम करीब से टटोलें, देखने की कोशिश करें तो सबसे नज़दीक की नज़र हमारे नेशनल एडिटर ओम गौड़ सर की रही है। हर चरण बार हमने एक तरह से समीक्षा की और आज जब 7 चरण पूरे हो चुके हैं, वोटिंग थम चुकी है। ओम सर, सातों चरण थमने के बाद क्या लग रहा समीकरण? देखिए, इन सातों चरणों के चुनाव को हमने बहुत करीब से देखा, बल्कि या कहें कि हम लोग इसके चश्मदीद थे। हर चुनाव की खामियां थी, खूबियां थी। सातों चरणों में अलग अलग रंग था, अलग अलग फ्लेवर था, लेकिन जातिवाद यहाँ सर चढ़ के बोल रहा था। सातों चरणों में अलग अलग जातियाँ थी, अलग अलग लोग थे, अलग अलग एंगल था। ये सातों चरणों का चुनाव देखने के बाद मैं आज भी आपको ये कह रहा हूँ कि इन सातवां चरण के जब मतदान खत्म हो चुका है तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी स्थिति ये है कि आज कोई दावा नहीं कर सकता कि सातवें चरण में बढ़त कौन ले रहा है। ये इस पहले चरण से यही स्थिति अब तक बनी हुई है। तो सातों चरणों का जो एक तरह से आलम है, हर पार्टी अपने अपने दावे से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी शायद उस तरह से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। नतीजे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं। सट्टा बाज़ार का अपना एक तर्क है, लेकिन जैसे आप लगातार कहते रहे हैं कि सट्टा बाज़ार नहीं, ये सत्ता बाज़ार है। सत्ता बाज़ार में 4 बड़े चेहरे रहे सर, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी। अगर एक एक को हम समझने की कोशिश करें, प्रियंका गांधी से शुरू करें क्योंकि बहुत कुछ दाव पर था कांग्रेस का और प्रियंका का। प्रियंका गांधी इस चुनाव के बाद कहाँ खड़ी हैं? देखिए, प्रियंका गांधी इस चुनाव में आपको कहीं सीटों में शायद न दिखे, कम दिखे, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपना एक ग्राउंड तैयार कर लिया यहाँ पे 2024 के लिए। बताती भी रही लोगों को कि उसका जो मकसद है वो 2024 है। 2022 में उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया और मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रियंका गांधी ने जितनी मेहनत की वो सर्वाधिक मेहनत थी। वो हर ज़िले में गई, हर जगह ज़िले में अपना पार्टी का नेटवर्क खड़ा किया, यूथ विंग खड़ी की, महिला विंग खड़ी की और ख़ास तौर से 40% महिलाओं को टिकट देकर उसने चुनाव में एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। रही बात योगी आदित्यनाथ की, आदित्यनाथ ने भी अपने बूते पर बहुत कोशिश की, बहुत दम लगाया। अखिलेश ने भी अपनी ताकत पर जयंत चौधरी के साथ मिलकर एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया और एक जातिवाद का एक अम्ब्रेला खड़ा किया जो कभी 2017 के इलेक्शन में बीजेपी के पास था। आज वो अम्ब्रेला, जो जातिवाद का अम्ब्रेला है, वो अखिलेश के साथ है। मैं कह रहा हूँ ये चुनाव चरण बाई चरण एक अलग अलग मोड़ लेता गया, अलग अलग करवट बदलता गया। तो हर चरण में इस चुनाव ने एक करवट ली और पहले 2-2.5 चरण जो थे ऐसा लगता था कि सपा को बहुत लंबी एज है, लेकिन अवध में जैसे जैसे ये चुनाव आया बीजेपी की तरफ चुनाव जाता रहा। और जैसे कहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में पहले 15 ओवर, मध्य और अंतिम 15 ओवर जो हैं, अंतिम जो 2 दौर हैं, अंतिम 2 चरण हैं सर। और बिल्कुल फंसा हुआ जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस में कैंप करते हैं, रोड शो करते हैं, लगातार रुकते हैं, मनाते हैं, पान खाते हैं, चाय पीते हैं, स्टेशन जाते हैं। ये अगर करना पड़े तो समझ लीजिए कि चीज़ कहाँ जा रही है। बिल्कुल, आप इसी में देखिए, आपको ये चुनाव नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में, नेताओं के भाषणों में इस चुनाव का नतीजा कहीं न कहीं आपको दिखता है। आप देखेंगे, खुद पाएंगे कि नेताओं की जो भाषा है, नेताओं का जो व्यवहार है, आपको बिल्कुल हारते हुए नेताओं का व्यवहार आपको हारते हुए जैसे दिखा और जीतते हुए नेताओं का व्यवहार आपको जीतते हुए दिखा। मैं आपको भाषण को आप करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। तो कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी पार्टी आ रही, सर से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे और नंबर सब जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे, हमने देखा चुनाव के पहले कई विधायक थे, कई मंत्री थे, दौड़ाए गए अपने क्षेत्र से। तो आपको क्या लगता है कि 40 से ज़्यादा मंत्री हैं, उनमें से कैसे ऐसे मंत्री होंगे या कितने ऐसे मंत्री होंगे जो बहुत मुश्किल में नज़र आ रहे हैं? देखिए, आप जो मैं अभी तक जो समझ पा रहा हूँ, 12 से 15 मंत्री तो ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से चुनाव हार रहे हैं। साफ तौर पर झलक रहा है। जिन विधायकों को अपने इलाके से दौड़ाया गया, आपने देखा होगा कि कई विधायक अपने मंच से उठक बैठक करते हुए दिखे, कई विधायक आपको मतदाताओं की तेल मालिश करते हुए दिखे, कई विधायक दंडवत करते हुए दिखे। तो ये चुनाव इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें बता रहा है और जो आपको समझने की ज़रूरत है। और जैसे बीजेपी का नारा था हम राम को लाए हैं और अब कृष्ण को लाएंगे, 4 बड़े जो कह सकते हैं धार्मिक पॉइंट्स हैं, अयोध्या, वाराणसी या हम कहें मथुरा या कुशीनगर, क्या लगता है ये जो धर्म नगरियाँ हैं यहाँ पर किस तरह का समीकरण रहेगा? देखिए, धर्म नगरियों का स्थान अपनी जगह है, उनका महत्व अपनी जगह पर है। अयोध्या में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में भी भाजपा फंसी हुई लगती है।
बनारस दक्षिण जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ भी बीजेपी थोड़ी कसम है। मथुरा में भी जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो भी काफ़ी मशक्कत कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सिनेरियो जो दिख रहा है कहीं कोई धर्म वाला एंगल या कहीं दिखा नहीं है मुझे ख़ास तौर से। तो ये कोई एक संकेत है जो संकेत को समझना ज़रूरी है। अंत में एक सवाल जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है, लगातार सट्टा बाज़ार का जिक्र हुआ। सट्टा बाज़ार में बीजेपी की बढ़त दिख रही है। एग्जिट पोल जो है जैसा हमेशा होता है, एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। ओम गौड़ का एग्जिट पोल या सत्ता का जो पोल है वो क्या कह रहा है? देखिए, आप इसको सट्टा बाज़ार मत बोलिए, आप इसको एग्जिट पोल मत बोलिए, ये सत्ता बाज़ार है। सत्ता बाज़ार में इसलिए बोलता हूँ कि इसमें पैसा लगता है और पैसा लगने वाला जो पोल आता है वो कहीं न कहीं नतीजों के करीब होता है। मेरा एग्जिट पोल ये कहता है कि मैं इसको इस बार जो हमेशा ये यूपी लोगों को बहुमत देता है, पार्टियों को बहुमत देता है, इस बार मुझे लग रहा है कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कोई हंग असेंबली तक ये प्रदेश चला जाए। आप 2012 का इलेक्शन देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, उसके पहले का देख लीजिए, हमेशा स्पष्ट तौर पर बहुमत आता है। चाहे अखिलेश आए हो बहुमत के साथ, मायावती आई हो बहुमत के साथ और योगी बाबा आए तो बहुमत के साथ। इस बार कांटे के मुकाबले में वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है। इससे मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला कहीं कहीं फंसेगा। तो ये मुकाबला कितना फंसेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि ये जो पीछे बैकग्राउंड में आप विधानसभा देख रहे हैं, इस विधानसभा में पहुंचने की जद्दोजहद बहुत आसान नहीं है। यानी कि नतीजे आने के बाद भी पार्टियों को अपने सर के बल खड़ा होना पड़ेगा और कई तरह के समीकरण साधने पड़ेंगे जिस तरह के संकेत हैं। यानी कि बहुत नेक टू नेक ये इलेक्शन है और संख्या बल जो है जिसके पास ज़्यादा होगा, सत्ता के करीब वो होगा, वो 10 मार्च को तय हो जाएगा कि सत्ता किसकी होगी और गुरुवार को किसका मंगल होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अखिलेश सोलंकी, लखनऊ, दैनिक भास्कर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।